बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी। स्वदेशी कविता आज हम लोग पढ़ेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि और उनकी कविता स्वदेशी। स्वदेशी का पहले हम लोग शीर्षक समझ ले तो स्वदेशी का मतलब स्वदेशी। स्व मतलब हुआ अपना और देशी मतलब अपने देश का। तो इसी से संबंधित ये कविता उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और लोग अंग्रेजियत के पीछे भाग रहे थे, अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे थे। अंग्रेजी सभ्यता को बहुत महान समझते थे। उस समय की ये कविता है। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। प्रेमधन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। भारतेंदु जो मंडल था उस समय, उनके ये प्रतिनिधि थे और भारतेंदु इनके जीवन में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका प्रेमधन जो थे वो भारतेंदु का अनुकरण करते थे। इनका जन्म जो हुआ 1855 ईस्वी में इनका जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, बनारस के पास ही, वहीं पे हुआ। और उनका निधन हुआ 1922 ईस्वी में। जन्म 1855 और निधन 1922 में इनका हुआ। और इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना होगा। और इन्होंने जो 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, एक है आनंद कादम्बनी और एक है नागरी नीरद। तो नागरी नीरद जो पत्रिका थी और आनंद कादम्बनी आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका थी, मतलब 1 महीने में निकलती थी, और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी। इन दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। प्रेमधन जी नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे, कवि भी थे। और इन्होंने 2 प्रसिद्ध इनके नाटक है। उनके 2 प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य और प्रयाग राम गमन, ये 2 उनके प्रसिद्ध नाटक। और उनकी एक काव्य कृति है, वो है जीर्ण जनपद। ये काव्य लिखा इन्होंने, जिसमें ग्रामीण समाज का वर्णन है। और प्रेमधन अवधी और ब्रज भाषा के कवि। इन्होंने जो भी काव्य रचना की वो उसकी भाषा होती थी अवधी और ब्रज भाषा। लेकिन भारतेंदु युग में हिंदी खड़ी बोली में गद्य लिखने की एक परंपरा का विकास हुआ, तो उन्होंने जो गद्य लिखा वो खड़ी बोली में लिखा और लिखने का प्रयास भी किया। और इनकी जो सारी रचनाएं थी, जो उनकी कविताएं थी, उनको एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका नाम था प्रेमधन सर्वस्व। और जो हमारी आज की कविता है स्वदेशी इसी प्रेमधन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमधन सर्वस्व पुस्तक में दोहों का एक संकलन है, इसको गुच्छ कहा गया है यहाँ पर। वो उसी स्वदेशी शीर्षक से इस कविता को लिया गया है और इसको आज हम पढ़ेंगे। पहला है, ये दोहा है कवि का। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। उस समय का वर्णन करते हैं जब अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वेशभूषा को अपनाना, उसको भारतीय लोग अपना शान समझते थे, अपना उसी में अपना इज्जत समझते थे। तो उसी समय का उस सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु सब, यहाँ जो भारत में जो वस्तुएं दिखती हैं, जो बाजार में, घर में, हाट में, जो जहाँ भी वस्तुएं दिखती हैं वो कैसी है? विदेशी है। जो भी वस्तु है वो यहाँ पर विदेशी वस्तु दिखती है। नर भी यहाँ पर, इंसान भी विदेशी दिखते हैं। गति, चाल चलन, रति और प्रेम व्यवहार भी, अब जो एक दूसरे के विवादन का तरीका है, और रीत मतलब रीति रिवाज भी सब लखात मैंने दिखाई देता है। कैसा दिखता है? अंग्रेजियत, जैसे लग रहा है कि अंग्रेजियत अपना रहे हैं, अंग्रेजों का अनुसरण कर रहे हैं, इस तरह का ऐसा दिखाई देता है। भारतीयों के ही व्यवहार में, भारतीयों के चाल चलन, खान पान, वेशभूषा, कपड़े लत्ते
सब कुछ में अंग्रेजियत ही झलकती है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शाता। अब भारतीयता जो धोती या कुर्ता या अभिवादन का ढंग था या रहन सहन खान पान था, वो भारतीयता अब तो भारत में दिखाई ही नहीं देती है। दर्शाता मतलब दिखाई ही नहीं देती है। भारतीयता अब कुछ भारत में दिखती ही नहीं है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। अब मनुज भारती मतलब भारतीय नागरिक। भारतीय यहाँ पर भारत माता को कहा गया है। भारत माता के मनुष्य, भारत माता की संतान को कोई देख कर पहचान भी नहीं सकता है। वो ऐसा अंधानुकरण कर रहे हैं अंग्रेजी सभ्यता का, अंग्रेजों का, कि भारतीयता को यहाँ पर कोई पहचान भी नहीं सकता है। भारतीय लोग को कि भारतीय हैं कि विदेशी हैं, ऐसा कोई पहचान भी नहीं पाता है। इतना ज़्यादा अंधानुकरण वो लोग विदेशी परंपरा की ओर भाग रहे हैं। मुसलमान हिंदू किधो कहें है ये क्रिस्तान। मतलब मुसलमान भी नहीं दिखते हैं और हिंदू भी। कौन हिंदू है यहाँ, कौन मुसलमान है यहाँ? तो सब के सब क्रिस्तान यहाँ पर ईसाई को कहा गया है। यहाँ पर सब के सब, जैसे अंग्रेजों का धर्म उस समय ईसाई हुआ करता था, आज भी है। तो इस समय यहाँ पर कोई भारत में हिंदू और मुसलमान नहीं दिखते हैं, बल्कि क्रिस्तान दिखते हैं। तो मतलब कि ईसाई सब बन गए हैं। ऐसा मतलब वो लोग का पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल, रहन रिवाज ऐसा हो गया है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं विदेशी, और वैसा बुद्धि भी उनको मिल रहा है। भारतीयता की बुद्धि उनमें नहीं है। भारतीय वेदों की जो संस्कृति हमारे भारत की है, वैसी वो विद्या नहीं पढ़ रहे हैं। विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं तो विदेशी बुद्धि भी उनकी हो रही है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। मतलब ये हुआ कि विदेशी चाल चलन, विदेशी पहनावा ओढ़ावा इन्हें अति भाए, मतलब अति पसंद आ गया इनको। किसको? भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, इसलिए वो उनके पीछे भाग रहे हैं, उसी को अपना रहे हैं। ठाटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता की लेस। ठटे उसी पर डटे हुए हैं। विदेशी ठाट को, विदेशी चीज़ों को, ऐशो आराम को अपनाकर वे एकदम से विदेशी बन गए हैं। और देश भी, हमारा देश जो भारत है वो भी एक तरह से विदेशी बन गया है। ऐसा प्रेमघन कवि कहते हैं कि हमारा देश भी कैसा बन गया है, इससे देश विदेश बन गया है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता की। सपने में ही हमें भारतीयता का जो परंपरा है, मूल परंपरा है, जो वैदिक सभ्यता है, वो भारतीयता का इसमें लेस मात्र भी, तनिक मात्र भी हमें दिखाई नहीं देता है। सपने में भी नहीं दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। अब हिंदी बोलने में इन्हें लज्जा महसूस होती है। हिंदी आज भी 4 लाइन कोई अंग्रेजी बोल दे तो एकदम से इम्प्रेस हो जाता है सबको, एकदम कि अरे बाप रे बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह की भावना आ जाती है। तो वही बात को यहाँ पर भी लेखक कहते हैं प्रेमघन जी कि बोली सकत हिंदी नहीं। हिंदी बोलने में वो अपमान समझते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। अब मिली हिंदू लोग, अब हिंदू लोग, जिसे हिंदू नाम ही हिंदी से जुड़ा हुआ है, वैसे लोग भी हिंदी बोलने में संकोच करते हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी भाषा ही बोलते हैं और अंग्रेजियत का ही ये लोग उपभोग करते हैं। कौन? भारतीय लोग। इस तरह की बात कवि कह रहे हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति। अंग्रेजी वाहन भी प्रयोग करते हैं। जैसे पहले भारतीय बैलगाड़ी या टमटम इस तरह का होता था, तो उस तरह नहीं, अब अंग्रेजी तरह का वाहन, एक अलग तरह का वो लोग का वाहन होता था, उस तरह का वाहन प्रयोग करते हैं जिनके पास पैसा है। गरीब लोगों के बारे में नहीं है ये सब। और वस्त्र भी उसी तरह का, पहनावा ओढ़ावा भी, टाई वाई लगाना, हैट लगाना, इस तरह का वेश भी उसी तरह से बनाते हैं, बाल वाल रखना। और रीति भी उसी तरह का, उन लोग का रीति रिवाज, नमस्ते प्रणाम ये सब करना, हाय हेलो करना, अंग्रेजियत में बोलना, खाने पीने का तरीका, नीति रीति सब कैसा हो गया है, अंग्रेजियत की तरह। मतलब कि अंग्रेज जिस तरह से करते हैं उसी तरह से इन लोग का उपभोग, उन लोग का भारतीयतों का भी वाहन वसन और वेश, वाहन यातायात का साधन, वस्त्र और वेशभूषा, रीति नीति सब कुछ अंग्रेजियत में हो गया है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी अब उन्हें भाने लगा है। अंग्रेजी उनका घर का जो
तरीका है, घर का जो डिज़ाइन है या घर का रख रखाव है, वो भी अंग्रेजियत के का ही छाप लिए हुए है। अंग्रेजी का प्रभाव उस पर, अंग्रेज़ों का प्रभाव, ब्रिटिश सरकार का प्रभाव या ब्रिटिश सभ्यता का प्रभाव उस पर दिखता है। गृह मतलब घर में भी, और सकल वस्तु, सारी वस्तुओं पे दिखता है। इसलिए जो देश की वस्तुएं हैं वो सबके विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है। देश की वस्तुएं के विपरीत विदेशी वस्तुओं को लोग अपना रहे हैं और उसी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही यो ये है धीनात। हिंदुस्तानी नाम कहने में या अपने आप को हिंदुस्तानी बताने में सकुची मतलब लजाते हैं, सकुची मतलब लजाना, लजा जाते हैं। इनको बुरा लगता है, कोई पूछता है कि आप कौन है, तो हिंदुस्तानी कहने में इन्हें लाज लगता है, इन्हें संकोच होता है, ये लजा जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। भारतीयते सब वस्तु ही सो ये हाय घिनाते, भारतीय वस्तु में ये घिनाते हैं कि अरे ये इंडियन है नहीं। अब हम आज की भी सभ्यता में अगर कोई फॉरेन कंट्री का विदेशी वस्तु है तो उसको लोग महत्व देते हैं, वो बिक्री भी होता है। और भारतीय वस्तु या गांव की वस्तु को कोई शुद्ध चीज़ भी हो तो कोई खरीदना नहीं चाहता है। ब्रांडेड चीज़, विदेशी वस्तु पर भी लोग आकर्षित होते हैं। वही बात यहाँ पर कवि ने कहा है कि हिंदुस्तानी कहने में अपने आप में संकोच करते हैं और भारतीय वस्तु में, देसी वस्तु में घिनाते हैं लोग, कि उसको अपनाने में वो लोग, उन्हें घिन आता है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर मोहल्ला घर सब क्या अंग्रेजी चाल में रंग गया है। सारे लोग, छोटा जगह हो या बड़ा जगह हो, सभी लोग अंग्रेजी चाल में ही चल रहे हैं, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। हाटन मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी माल वहाँ बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े हाट बाज़ार में, बिग बाज़ार में, इस सब में भरे होते हैं विदेशी चीज़, और उसे लोग खरीद के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। उसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा है कि हाटन मतलब, हाट मतलब हुआ बाजार में, देखूँ भरा हुआ है बसे अंग्रेजी माल, विदेशी माल ही सारे और बसे मतलब केवल अंग्रेजी माल ही उसमें भरा हुआ है। जिनसो संभल सकत नहीं तिनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वो यह कैसी काम ख्याली। है धोती ढीली ढाली एक प्रकार का मुहावरा हो गया। तो यहाँ पर उस समय के नेताओं पर भी कवि ने तंज कसा है, कवि ने व्यंग किया है कि जिनसे अपनी धोती नहीं संभलती वे बात करते हैं कि देश को इस तरह से संभालना है, देश को इस तरह से, देश का विकास करना है, इस तरह से एक तरह से कल्पना करते हैं। खाम ख्याली मतलब कल्पना करना, एक ख्याली पुलाव का आपने मुहावरा सुना होगा, वही बात है यहाँ पर कि देश के प्रबंध, देश के विकास के, देश को कैसे चलाया जाए, इस बात में वे लोग बात करते हैं जिनसे अपनी धोती भी नहीं संभलती। ठीक है। दास वृत्ति की चाह चहु दिसी चारहूँ वरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। अब ये अपने संस्कृति का गौरव ही नहीं है तो दूसरों की संस्कृति के जो पीछे भाग रहा है वो क्या है, दास वृत्ति है। दूसरों के अपने चीज़ का त्याग करके दूसरों के पीछे भागना, ये दास वृत्ति है। दास वृत्ति इसी को कवि ने कहा है कि उसके अपने चीज़ को तुच्छ समझ के, अपनी मतलब एक तरह से पराजय मान के किसी की दासता स्वीकार करना, किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेना ही दास वृत्ति है। तो यहाँ पर भारतीय लोग अंग्रेजों की प्रभाव में आ गए हैं और अंग्रेजियत को ब्रिटिश सभ्यता के दास के रूप में यहाँ पर कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यही दास वृत्ति है। दास का स्वभाव चाह चहु दिसी चारहूँ वर्ण बढ़ाली। चारहूँ वर्ण यहाँ पर हुआ वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही चार वर्ण का यहाँ पर, चारहूँ वर्ण का यहाँ पर, चारों वर्ण जो हैं वो दास वृत्ति में डूबे हुए हैं। जैसे उसी को महान मान रहे हैं, अंग्रेजियत सभ्यता को ही, अपनी सभ्यता को भूल गए। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बड़े डफाली। और झूठ मूठ का
खुशामद करते हैं किसका, अंग्रेजों का, और झूठा प्रशंसा भी करते हैं, वो भले उस लायक नहीं हो। मानहु बने डफाले, डफाले जैसे बाजा बजाता है, डफाली एक तरह का बाजा हो गया जिसको जो लोग बजाते हैं, तो उसी बाजा बजाने वाले को यहाँ पर डफाली कहा गया है। मानहु बने डफाली जैसे झूठ मूठ का प्रशंसा करते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को महत्व नहीं देते हैं। क्वेश्चन आंसर देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो दोहे की विषय वस्तु जो है, ये दोहे का विषय वस्तु है स्वदेश। स्वदेश अपना देश, अपने स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब ही होता है अपने देश का, अपनी भूमि का, अपने राष्ट्र का। तो दोहे का विषय ही कविता के शीर्षक को सार्थक करता है। दोहे का जो विषय है, यहाँ पर कवि बार बार यही कहना चाहता है कि अपने देश की सभ्यता को, अपने देश की वस्तु को अपनाइए, विदेशी वस्तु के पीछे मत भागिए। तो स्वदेशी ये शीर्षक की सार्थकता कविता का विषय वस्तु ही स्पष्ट कर देता है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि लोग जो है वो विदेशी वस्तु, वस्त्र, रीति रिवाज, चाल चलन, वाहन, सब सारे चीज़ों विदेशी तौर तरीके अपना रहे हैं और भारतीयता को बिल्कुल त्याग दिया है। इसी से कवि को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जो अंग्रेजियत की तरफ भाग रहे हैं, जो ब्रिटिश सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जो अपनी संस्कृति को महत्व नहीं देगा, जो अपने देश को महत्व नहीं देगा और दूसरे देश का गुलाम बन और दास वृत्ति में ही डूबा रहेगा। इसलिए कवि उस वर्ग की आलोचना करते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? तो कवि ने कहा है कि नगर बाजार में सारे जो है वो विदेशी माल भरे हुए हैं। इससे क्या होता है, विदेशी वस्तु की बिक्री होती है और भारतीय वस्तु इसमें पिछड़ जाता है और भारतीय जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है और वो लोग, उनका विकास नहीं हो पाता है, वो लोग गरीब होते जाते हैं। नेताओं के बारे में कवि ने क्या कहा है? तो नेताओं के बारे में कवि ने यही कहा है कि अपनी धोती तो संभलती नहीं है उनसे, और वो देश प्रबंध का बात करते हैं कि हम देश को इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से विकास करेंगे। कवि ने डफाली किसे कहा है? तो कवि ने नेताओं को ही डफाली कहा है, क्योंकि वे बोलते हैं और लेकिन असलियत में वो काम नहीं करते और सपना दिखाते हैं और केवल भौकाल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसा करते नहीं। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। अब व्याख्या करें। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, ये है पहला क। तो पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के स्वदेशी कविता से लिया गया है, जिसकी लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और फिर लिखेंगे मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यहाँ पर भारतीयता का दिखता ही नहीं है। भारतीय वस्तु, भारतीय वेशभूषा, वस्त्र, पहनावा और वाहन, कुछ भी रीति रिवाज यहाँ पर भारतीयता नहीं दिखता है। इस वजह से कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यहाँ पर वो विदेशी आदमी है या भारतीय है। इस तरह का उन्होंने अपना लिया है वहाँ वेशभूषा, अपने अंग्रेजियत में कर लिया है भारतीय लोग, इसी से उनको पहचाना नहीं जा सकता है। दूसरा है अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी रुचने से, अंग्रेजी भाने से, अंग्रेजी पसंद आने से गृह सकल वस्तु देश विपरीत, सारी वस्तु जो है घर और सारी वस्तुएं विपरीत हो गई है देश के, क्योंकि सारी वस्तुएं हम विदेशी अपनाएंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। इसी बात को पहले तो वही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक की गोधली से ली गई है। इसके लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन और कविता का नाम है स्वदेशी। तो अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजियत जो रुचि हो गई है, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भुला के सारी वस्तु विदेशी अपनाने से देश के विपरीत कार्य हो रहा है, ऐसा कवि ने कहा है। आपके मत में
स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक है? तो हमारे बोली सकत हिंदी नहीं, एक इसमें दोहा है। बोली, हाँ ये वाला, बोली सकत हिंदी नहीं, ये दोहा हम मेरे दिमाग से लगता है कि सबसे ज़्यादा ये स्वदेशी वाली भावना है। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन का तो अंग्रेजी। आप कोई दूसरा भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों की विशेषण बनाइए। तो रुचि का होगा रुचिकर, देश का देसी, नगर का नगरीय, प्रबंध का प्रबंधक, ख्याल का ख्याली, दास्ता का दास, और झूठ का झूठा, प्रशंसा का प्रशंसनीय। ये हो गया आपका विशेषण। इस तरह से बना सकते हैं। और निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाए। तो पहले हम लिंग निर्णय कर लें। चाल चलन, ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है। चाल चलन जो है स्त्रीलिंग है। परदेसी चाल चलन अपनाया करते थे। उस समय लोग परदेसी चाल चलन, इसे हम बना सकते हैं। चाल चलन स्त्रीलिंग हो गया। चाल, उसका चाल चलन, इसे भी बना सकते हैं। उसका चाल चलन अच्छा है, अच्छी है। और दूसरा है खाम ख्याली, स्त्रीलिंग है ये भी, खाम ख्याली। यह बात खाम ख्याली है, या ख्याली पुलाव एक है ना, और उसी तरह से बनाना है इसको कि यह बात केवल खाम ख्याली है। खुशामद जो है वो पुलिंग है, खुशामद पुलिंग हो गया, और खुशामद करना गलत बात होता है। माल हो गया पुलिंग, कारखाने में माल तैयार है। वस्तु हो गया स्त्रीलिंग, इस दुकान की वस्तु अच्छी होती है। वाहन हो गया, वाहन हो गया पुलिंग, वाहन खरीदना है। रीत, रीत एक तरह से रिवाज या रीत को कहते हैं, तो रीत भी हो गया स्त्रीलिंग। हाट, हाट का मतलब हुआ बाजार, और हाट स्त्रीलिंग है। माल, मंगलवार को यहाँ हाट लगता है, ऐसा आप बना सकते हैं। दास वृत्ति, दास वृत्ति स्त्रीलिंग है। दास वृत्ति की प्रवृत्ति को गलत माना गया है। बानक पुल्लिंग होता है, बानक मतलब वेशभूषा, उनका वेशभूषा अच्छा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। कविता में संज्ञा पदों का चुनाव करें और उनके प्रकार भी बताएं। तो कविता में संज्ञा पद का चुनाव कर सकते हैं, और उसका संज्ञा जो उसके जो भेद हैं उसके अनुसार उसको लिख सकते हैं। जैसे इसको इसमें आप संज्ञा शब्द चुन सकते हैं। मनुज, मुसलमान, ये क्या हो गया, मुसलमान हो गया जातिवाचक संज्ञा हुआ ना। क्रिस्तान, क्रिस्तान भी जातिवाचक संज्ञा हो गया, ऐसे ही चुनना है। परदेश, ये हो गया स्थानवाचक। विदेश, देश, ये सब स्थानवाचक, ये सब संज्ञा है। हिंदू, हिंदू भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह से आपको इसे चुन लेना है और करना है इसको। ऐसा आप लोग बना लेंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए। थैंक यू।